रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चैप्टर 6 रोटेशनल मोशन। थोड़ा सा चैप्टर ना बड़ा था, अब डिलीट हो गया इतना सारा, तो अभी ठीक ठाक बचा है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है चैप्टर, लेकिन ठीक है, काफी कुछ डिलीट हो गया इसमें से, काफी चीजें बहुत सारी डेरिवेशंस थी इसमें जो डिलीट कर दिए इन्होंने, तो अब डेरिवेशंस कम बची है। पहली डेरिवेशन आज हम इस रिकॉर्डिंग में कर लेंगे, इस चीज में पहली क्लास में आज, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनेंगे। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वाइवा में फर्क पूछते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ठीक है, एकदम सीरियस होकर ध्यान, फोकस एकदम इधर बनाना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क। सेंटर ऑफ मास जनरली बोलते हैं कि ऐसा एक पॉइंट होता है पूरी बॉडी के अंदर जहां पे सारा मास कंसंट्रेट माना जाता है। पूरी बॉडी का मास एक सेंट्रलाइज जगह पे कंसंट्रेट माना है। वैसे तो मास पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट बोलते हैं जहां पे पूरी बॉडी का सेंटर है, एक तरह से समझ लो, जो पूरी बॉडी का मास जहां कंसंट्रेट माना जाता है उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जब कोई बॉडी चलती है तो हम मान के चलते हैं कि भैया जैसे ये बॉडी रोटेट कर रही है सपोज, तो इस सेंटर के अलॉन्ग रोटेट कर रही है। अगर ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे सपोज घुमा रहे हैं, तो यहाँ सेंटर के अलॉन्ग घुमा रहे हैं हम। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट माना जाता है, जब वो बॉडी चलती है तो उसी सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग वो चलती है, ठीक है। तो सेंटर, अब जैसे हम माने तो भाई कोई यूनिफॉर्म स्फेयर है, तो यूनिफॉर्म स्फेयर का सेंटर कहाँ होगा? उसके सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसका सेंटर जो है वो बिल्कुल बीच में माना जाएगा। पूरी बॉडी का सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास इन शॉर्ट, लेकिन वो पूरा यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास का होता है जहां तीनों मीडियन मिलते हैं, जहां मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। सर्कल, स्फेयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है। सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ, है ना, ठीक है। इर्रेगुलर कोई बॉडी है, जैसे ये एक है भाई, ऐसा सरफेस है ना, हथौड़ा है सपोज, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ, जहां पे पूरी बॉडी का मास यूनिफॉर्मली कंसंट्रेट होता है उसे इसका सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे अगर मैं इसको फेंकूं, इसको मैं घुमाऊं ऐसे से करके, तो इस पॉइंट के लॉन्ग रोटेट करेगा ना। जब वो रोटेट करेगा तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लॉन्ग रोटेट करेगा, वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। या जब वो चलेगा, सीधा सीधा फेंक रहे हैं उसको, तो किस पॉइंट के लॉन्ग जा रहा है वो, तो मैंने इन शॉर्ट पूरी बॉडी का मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट माना जाता है उसे उसका सेंटर ऑफ मास कहते हैं। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज होती है? अब जैसे ये पेन है, मैं इसको बैलेंस करूं, इधर कैप है, इधर भारी है ना थोड़ा, इधर कैप नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं अपने हाथ पे, यहां बैलेंस हो गया, इस पॉइंट पे बैलेंस हो गया, हल्का इधर उधर होगा तो गिर जाएगा। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग, या वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अब ये तो सिलेंडर है, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके एकदम सेंटर पे होगा ना। अब ये पेन है, इसका सेंटर ऑफ मास तो एकदम यहाँ कहीं होगा ना बीच में, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कैप की तरफ जा रही है ना, थोड़ी, बिल्कुल सेंटर पे नहीं आ रही ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ऐसे गिर जाएगा इधर की तरफ, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे ये नहीं हो पा रहा, समझा रही बात। सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल सेंटर होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे ये बैलेंस हो जाए, जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाए उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड हो सकते हैं अगर वो यूनिफॉर्म सरफेस है। फुटबॉलर देखा, फुटबॉल को ऐसे गोल गोल नचाते हैं उंगलियों पे, सो दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे वो बैलेंस होके घूम रहा है। लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? उसके सेंटर पे। उसका सेंटर ऑफ मास तो अंदर है ना, बॉडी के अंदर, और नचा कहाँ रहे हैं वो? सरफेस के ऊपर। सो दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे वो घुमा रहे हैं, और जो उसकी बॉडी का बिल्कुल सेंटर है वो उसका सेंटर ऑफ मास है। फर्क समझ आए? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। फर्क समझ आए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। अब आ जाते हैं डेरिवेशन पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास की पहली, इस चैप्टर की पहली डेरिवेशन,
सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हमारे कोर्स में टू पार्टिकल सिस्टम की डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल 3 का भी है, 4 का भी है। टू पार्टिकल सिस्टम मतलब एक कोई मॉलिक्यूल है, कोई सब्सटेंस है जो दो पार्टिकल से मिलके बना। दो पार्टिकल से कैसे? जैसे HCl है ना, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब HCl एक मॉलिक्यूल है, ये भारी है, ये हल्का है ना। तो सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा ना, हाइड्रोजन की तरफ कम होगा। तो कहाँ होगा उसका सेंटर ऑफ मास, कितने डिस्टेंस पे होगा? वो डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टू पार्टिकल समझ गए, जैसे दो एटम से मिलके कोई बना है। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक कोई पार्टिकल है, वो दो चीज से मिलके बना है, ए से और बी से। ए जैसे ये H समझो, इसे Cl समझो। इसका मास है m1, हाइड्रोजन का मास सपोज m1 है, ये क्लोरीन है, इसका मास है m2। इसका ओरिजिन से जो पोजीशन, इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करें तो ये है r1, यहां से यहां तक का जो वेक्टर है वो r1 है, और O से B को ज्वाइन करें तो इसका पोजीशन वेक्टर है r2। मान लो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, इस पॉइंट पे, ये सेंटर ऑफ मास है। इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो r है। ये r ही ढूंढना है हमें r1 पता होगा, r2 पता होगा, इन दोनों के मास पता होंगे, हमें ये r ढूंढना है। तो मैं आपको बता दूं पहले ही, ये जो r होता है ना, इस r का ये फॉर्मूला होता है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, इसी का प्रूफ करना है हमने। इसकी डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में कि ये कैसे आया, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये पिछले साल का तुमने मैथ्स के सेक्शन फॉर्मूला से रिलेट करता है ना। तो अब ये कैसे ढूंढेंगे? मान लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मान लो हमने बाहर से एक फोर्स लगाई F1, यहाँ पे बाहर से एक फोर्स लगाई F2, इस पे एक बाहर से फोर्स लगाया है F2, और इस पे बाहर से एक फोर्स लगाया F1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद है न्यूटन का दूसरा लॉ, इसको F इज इक्वल टू dp बाई dt, याद है? ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? dp बाई dt। फोर्स अप्लाइड विल चेंज द मोमेंटम, यही था ना, कि जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना मोमेंटम बदल जाएगा। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लॉज ऑफ मोशन की देख रहे हो रिकॉर्डिंग? देख लो, उनको पुरानी देख के खत्म करो। अच्छा जी, तो जरा सुनो, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट है, बाहर ले लो, क्या बचा? d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ये नहीं होता था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये वेलोसिटी को हटाकर मैं, अब देखो dr बाई डी टी, यहाँ डिस्टेंस को हमने r माना है, वेलोसिटी हटा के dr बाई डी टी लिख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ तक? देखो अब अगर मैं पहले वाले फोर्स की बात करूं तो पहले का मोमेंटम बदलेगा, तो मास भी फर्स्ट का होगा, वेलोसिटी भी फर्स्ट की होगी। तो यहाँ m1 v1 ले लेंगे ना, ये m1 ये v1 ये m1 और ये r1 होगा, पहला जो पोजीशन वेक्टर है। देख ठीक है, तो यहां से जो फोर्स आया F1, ध्यान से देखते रहना, m1 ये d इंटू डी क्या हो गया? d स्क्वायर r1 डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ये दिख रहा है यहाँ तक? सिमिलरली जो सेकेंड पे फोर्स आएगा, फोर्स ऑन दी सेकेंड पार्टिकल, यही पूरा दोबारा नहीं करना, दोबारा से वही सेम ही कंसेप्ट चलेगा ना। ये डी इंटू डी टी स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर है। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये दोबारा ऐसे ही करते रहेंगे, भाई 1 की जगह 2 लगा दो तो सेकंड का फोर्स आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड का फोर्स होगा यहाँ क्या होगा बोलो? m2 d स्क्वायर r2 अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ टोटल फोर्स, टोटल फोर्स क्या होता है भाई? टोटल फोर्स होता है ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स। अच्छा एक चीज इसमें एक्स्ट्रा है, जो पहली बॉडी पे फोर्स लगेगी उसमें एक ये भी लगती है F12 और दूसरी पे एक एक्स्ट्रा लगती है F21।
तो ये एक F12 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पहली वाली बॉडी में, पहली बॉडी में F12, ये 12 क्या है मैं अभी बता रहा हूं, और दूसरी में एक ये F21 एक्स्ट्रा जोड़ना। ये 12 और 21 है क्या? जैसे HCl की बात कर रहे थे हम, H पे वैसे क्या चार्ज होता है प्लस, Cl पे क्या होता है माइनस। प्लस माइनस को खींचेगा अपनी तरफ और माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। सो दीज आर द इंटरनल फोर्सेस जो ये दोनों एक दूसरे की तरफ लगा रही है। HCl को खींच रहा है, Cl H को खींच रहा है। सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो फर्स्ट पे जो फोर्स लगेगी वो सेकंड की वजह से लगेगी ना, है ना। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फर्स्ट पे फोर्स किसकी वजह से लग रही है सेकंड पर, और सेकंड पे जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से लग रही है पहले की वजह से। ये दोनों अंदर में एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, वो वाली फोर्स है F12 और F21, और एक जो हम ये बाहर से लगा रहे हैं वो अलग है, ठीक है। तो अब टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स होगा भाई F1 प्लस F2, दोनों फोर्स को ऐड कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा। F1 की वैल्यू डाल दो, F1 की वैल्यू देखो कितनी है, F1 की वैल्यू मैं डाल रहा हूं। F1 हटाकर क्या डालूं बोलो, ये F1 है, क्या होगा बोलो, M1 d² R1 अपॉन dt² प्लस F12, और इसमें क्या होगा M2 d² R2 बाई dt² प्लस F21। ये बात समझ में आई? तो बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, ये मास वाले एक साथ रख लो, ये dR1 बाई dt² एक साथ, ये मास वाले एक साथ रख रहा हूं मैं, और ये जो R1 R2 है ये नहीं है दोनों, इनको एक साथ रख देता हूं मैं, F12 प्लस F21। ये पता क्या होता है कि जितना फोर्स HCl पे लगा रहा है उतना ही Cl H पे भी लगाएगा ना अंदर, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 0 होता है। माने अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो F12 होता है वो नेगेटिव ऑफ F21 होता है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये इधर ले आओ तो F12 प्लस F21 का सम कितना हो गया 0, इन दोनों को हटा के 0 कर देंगे, वो वाले खत्म, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बस 2 लाइन और है, 2-3 लाइन। अब ये जो फोर्स है लेफ्ट में, ये टोटल फोर्स है। फोर्स का एक ये भी तो फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स को हटाकर मैं टोटल मास टोटल एक्सेलरेशन लूंगा ना, टोटल मास दोनों का मिला, इसका M1 है इसका M2 है, तो मास की जगह क्या डालूंगा M1 प्लस M2, और एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही रहेगा। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टोटल फोर्स है तो इसमें टोटल मास डालेंगे ना, दोनों मिला के M1 प्लस M2 डालेंगे मास। अब आप देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, आप देखो d² कॉमन है और dt² भी कॉमन है, क्या बचा इधर M1 R1 वेक्टर लगा देना, और वहां पे क्या बचा M2 R2, वो तो कॉमन आ गया ना, ये d² कॉमन dt² कॉमन। ये बात समझ में आई? ये थोड़ा दूर लिख देना, इसका सम 0 हो गया तो वो मैं लिख ही नहीं रहा, अब यहाँ तक ठीक है। अब आ जाओ फिर से इधर रफ में, ये रफ में लिखते जाना। एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है हाँ वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ये रफ में साइड में लिख लेना, लिख दूं या साइड में तुम्हारे लिए। एक्सेलरेशन होता है जी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो d इंटू डी क्या हो गया d² और नीचे dt²। तो एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला होता है d² r बाई dt²। अब आखिरी स्टेप पे हम आ चुके हैं, यहाँ बचा M1 प्लस M2, एक्सेलरेशन हटाकर ये लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हटाके d² r बाई dt², इधर क्या बचा d² r बाई dt², इधर M1 R1 प्लस M2 R2, ठीक है। देखो d² बाई dt² कट गया है ना, ये M1 M2 उधर ले जाओ, यहाँ पे क्या बचा R, ये d² वाला कंपेयर करके काट देना, यहाँ पे क्या बचा M1 R1 प्लस M2 R2, उसके नीचे ये चला गया, क्या चला गया M1 प्लस M2। तो यही फॉर्मूला डिराइव हो गया ना, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, बस डेरिवेशन यही छोड़ देनी है आपने एग्जाम में, ठीक है। अब स्पेशल केस है, ये नहीं लिखना डेरिवेशन में, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। स्पेशल केस 1, मान लो ये वेक्टर में ना दिए हो, जैसे ये R1 R2 वेक्टर है, अब वेक्टर में नहीं देंगे, आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे देंगे। जैसे मैं आपको बोलूं जी ये रहा HCl, यहाँ A है, ये पॉइंट A है, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये पॉइंट B है, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका मास है M1, इसका मास है M2।
और बोलो सेंटर ऑफ मास बताओ, सेंटर ऑफ मास के भी कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे एक तो अगर वेक्टर में क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वेक्टर में जनरली नहीं आता न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ ये मैं। पॉइंट्स जो होते हैं ना वो दिए होते हैं आपको कि ये है 3,4, ये है 5,6, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका भी कुछ होगा ना ऐसा कोऑर्डिनेट, तो वो क्या होगा। तो उसके लिए बेटा यही फॉर्मूला है, बस उसको ऐसे याद रखना है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये x वैल्यू, यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी ना, एक x और एक y, तो ये x का फॉर्मूला है, सेम ही तो है ना फॉर्मूला, r की जगह x लगा दिया। ऐसे y का क्या बनेगा बताओ, m1y1 प्लस m2y2, दिख रहा है इधर उनको, दिख रहा है, ठीक है, ये एक्स वाई आ गया, समझ आया। ये तो दो पार्टिकल के लिए आया बेटा। अब स्पेशल केस 2, ये फॉर 2 पार्टिकल, नाउ फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम, फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम मान लो एक ट्रायंगल दे दिया आपको ए बी सी, यहाँ पे एक पॉइंट है, उसका मास कोऑर्डिनेट है x1 y1, इधर है x2 y2, इधर है x3 y3, इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, बोला सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ। तो सेम यही फॉर्मूला है, देखो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 ऐसा आ जाएगा, 2 पार्टिकल के लिए 2 तक जाएगा, 3 वाले के लिए 3 तक चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ सिर्फ m1 प्लस m2 था, यहाँ क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3, आए समझ में, 4 पार्टिकल आ जाते, स्क्वायर आ जाता, तो क्या होता m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, कितने भी पार्टिकल तक आ जाए, आपके में 4 तक है मैक्सिमम। ऐसे y का भी कोऑर्डिनेट लिख लोगे, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1, अगर आपको दिख नहीं रहा ऑनलाइन वाले तो समझ तो आ ही रहा होगा वहां से देखे समझ आया, 3 पार्टिकल के लिए, 4 के लिए मेरे पास तो जगह है लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, तो तुम 4 पार्टिकल के लिए लिख लोगे। एक्चुअल में n पार्टिकल तक है आपके कोर्स में फॉर्मूला, तो n पार्टिकल में mn तक चला जाएगा ना, आ रही बात समझ में, ठीक है, तो 4 पार्टिकल तक लिख लो ये फॉर्मूला, डेरिवेशन यहीं तक करना है, खत्म, ठीक है, पॉज कर दे बेटा।